हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए कुछ पॉइंट है जिसमें हिमालयन तो आगे ही है 390 एडवेंचर से, लेकिन ये मत सोचो कि हिमालयन सबसे बेटर है। और ये वीडियो इतना लेट आया इसलिए क्योंकि हिमालयन का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि वो सही गलत पता ही नहीं चल रहा था, कि उसमें ऐसा लग रहा था कोई फॉल्ट ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं उसमें जो कि आज भी 390 एडवेंचर उससे ज़्यादा सुपीरियर और सोफिस्टिकेटेड लगेगा उसके लिए, और ज़्यादा पैसा मिल देते तो हो तो उसका कोई रीज़न भी होगा। तो वो कुछ पॉइंट है, मैं वो सब चीज़ बताऊंगा। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है अगर बोलोगे तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट केटीएम का जो राइड बाय वायर है और जो रॉयल एनफील्ड का राइड बाय वायर है जो हिमालयन में लगा है। और रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट टाइम लगाए हैं वो राइड बाय वायर, और केटीएम तो बहुत दिनों से लगाते आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि केटीएम का जो राइड बाय वायर है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत सेंसिटिव भी है। आप थ्रोटल इनपुट दोगे तो वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है केटीएम का। लेकिन हिमालयन में क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो रहा लगता है। और जब आप केटीएम से स्विच करोगे हिमालयन में ना, तो आप जान पाओगे कि उसका जो राइड बाय वायर है थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। आप रोटेट करते हो एक्सेलरेटर को तो सडन आपको वो मूवमेंट या पावर नहीं मिलता है, लेकिन केटीएम में वो चीज़ पता चलता है। अब मूवमेंट में भी रहोगे तो सडन अगर आप एक्सेलरेटर देते हो पिकअप के लिए तो फिर हिमालयन में थोड़ा स्लो आता है। तो ये चीज़ें है फ़र्क। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि ये यही है राइड बाय वायर, यही इतना ही सेंसिटिविटी रहता है बोल के। नहीं, ऐसा नहीं रहता। आप केटीएम का ड्यूक चलाओ या फिर RC 390 चलाओ जिसमें भी राइड बाय वायर है, देखिएगा आपको वो फ़र्क पता चल जाएगा, लेकिन वो कोई आपको बताएगा नहीं। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट या फिर देखिए सेकंड पॉइंट अगर आप बोलेंगे, हेलमेट खोल देता है, बात करता है। देखिए सेकंड पॉइंट अगर है तो वो इंजन का जो रेडिएटर फैन है, हालांकि वो भी ऑयल कूल्ड है, ये भी ऑयल कूल्ड है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हिमालयन का जो ऑयल कूलिंग है वो केटीएम से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे तो है ही, क्योंकि जब वो मैं चलाया था ट्रैफिक में और ये भी चला, दोनों में गर्म हवा आएगा, लेकिन वो होता क्या था कि उसका फ़ैन काफ़ी देर तक चलते रहता था। और जब ये केटीएम का चलाओगे आप तो आप स्पीड लेते सही फ़ैन बंद हो जाता है, वो अपने आप को इंजन कूल करना चालू कर देता है। लेकिन हिमालयन में काफ़ी देर तक वो चलते रहता है। और जो डायरेक्शन है गर्म हवा फेंकने का वो राइट हैंड साइड का लेग में ज़्यादा आता है। ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा गर्म फील कराएगा ही, हिमालयन में ज़्यादा वो गर्म होगा ही। ये सेकंड पॉइंट है। देखिए और थर्ड पॉइंट के बारे में है तो वो सबसे बड़ा है। 390 एडवेंचर लेने का सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपको ये लगता है कि जैसे कि मैं अकेले यहाँ आया हूँ, अगर गाड़ी गिर जाती है तो मैं खुद उठा लूँगा, लेकिन हिमालयन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ख़राब है। वो वेट 196 किलो है। 196 किलो बहुत ज़्यादा नहीं रहता एक एडवेंचर बाइक के लिए, 240 किलो का भी आता है, लेकिन 196 किलो को वो कैसा मैनेज करता है। ये है 169 या 171 किलो का और ड्राई वेट है, और हिमालयन का 196 किलो वो भी ड्राई वेट है, लेकिन उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ऊपर है ग्राउंड से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ज़्यादा ऊपर है, तो इसको आपको उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन केटीएम को वो जगह में आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट तो ये है। चौथा पॉइंट जो है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है हिमालयन का वो देखिएगा, अभी अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि नया नया है, सब ज़्यादा हाइप में है, कोई कुछ ख़राब नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इंजन का जो क्वालिटी है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा कम है, केटीएम से तो कम है, काफ़ी कम है, क्योंकि जो नट सब यूज़ किया है वो सब चीज़ें एक साथ तो उसके साथ फ्लो में नहीं जाता है, इंजन के साथ या पैनल के साथ या जो चेसिस बना है उसके साथ फ्लो में नहीं जाता, वो अलग से दिख जाता है। तो उसमें कोई रश लगता है तो, या फिर आप कोई नट घुमा दिए और दूसरा लगाए हो तो पता चल जाएगा कि ये अलग वाला है बोल के, ये कंपनी फिटेड नहीं है बोल के। तो ये सब चीज़ें है जो कि
फ़र्क करता है क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट जो है, देखिए हिमालयन या ये हिमालयन का कोई गलती नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड का गलती है कि वो इस तरीके से वो अपना कंपनी को मैनेज करके रखे हैं कि कोई चीज़ अगर ख़राब निकलता है उनके गाड़ी में तो वो जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसको काफ़ी दिन तक वो खींच के रखे रहता है, काफ़ी दिन तक क्या वो आखिरी तक ठीक ही नहीं होता है। एज ए एग्जाम्पल इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, देखिए उसमें सारे लोग यही एक कंप्लेन करते हैं कि पीछे का जो सॉकअप है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप हाईवे राइड में भी जा रहे हो, बाउंसी रोड है, ख़राब रोड नहीं बाउंसी रोड है, थोड़ा फ्लो नीचे ऊपर है, तो वो बाउंस करते 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 सेटल होता है वो बाइक। तो ऐसा उतना हैवी बाइक होने के बावजूद भी वो लगता है कि बाउंस हो रहा है, बल्कि हैवी बाइक को पूरा बैठ के चलना चाहिए। देखिए वो इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल जीटी का ये फ़र्क है। और उसमें टैंक स्लेपर का रीज़न भी है कि टैंक स्लेपर आता खास करके एक रैक एंगल, आगे का सॉकअप का रैक एंगल, दूसरा या तो फिर कॉन्सेट का कोई ख़राबी, या तीसरा रहता है पीछे का सॉकअप होगा सॉफ्ट रहता है। आप अपना बाइक में है पीछे का सॉकअप को आप सॉफ्ट कर दीजिएगा और उसके बाद टैंक स्लेपर आने का या फिर हैंडल आपका ज़्यादा मूवमेंट होना चालू हो जाता है। और वही रीज़न है कि कॉन्टिनेंटल जीटी में सब कोई टैंक स्लेपर का मतलब कंप्लेन करता है, लेकिन उसको देखिए रॉयल एनफील्ड कोई ठीक नहीं किया, उसका कई सारा वेरिएंट निकाल दिया लेकिन ठीक ही नहीं किया उसको। तो वैसे ही हिमालयन में भी अगर कोई ख़राबी निकलता है इंजन में, उसमें भी कोई ठीक नहीं होगा, जल्दी तो ठीक नहीं होने वाला। पिछले वाला हिमालयन में जो BS4 था उसमें हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा ख़राबी निकला, मतलब क्राइसिस लेवल, गाड़ी चलाने लायक नहीं था। और वो किसी 100 में से दो आदमी का ऐसा नहीं था, 100 में से 30 आदमी 40 30% लोगों का ख़राब हो जाता था, तो उसको वो जल्दी से जल्दी चेंज किया। लेकिन बाकी जो 5% 10% आदमी का ख़राब होता है कोई चीज़, उसको वो ठीक नहीं करेंगे जल्दी। तो ये रॉयल एनफील्ड का मतलब एक डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हिमालयन का नहीं है, ये चीज़ें हैं। और हिमालयन का जो पार्ट सब है वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। आप कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, टैंक ख़राब होता है, गिरने से तो कुछ ना कुछ तो जाएगा, वो कार भी ख़राब होगा ही। लेकिन मैं KTM का देखिए आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। साइड पैनल जो है, जो ये विंगलेट सब रहता है, ये विंगलेट हुआ या फिर ये विंगलेट या आगे का हेड कवर, ये दोनों में से दोनों टूट चुका है। ये चेंज कर चुका हूँ, वो 150 रुपया, ये 150, इधर का 150, ठीक है। 150 रुपया, 300 रुपया खर्चा हुआ था लगाने का, 50 रुपया चार्जेस लिए थे, ये बातें हैं। तो बजाज बनाता है तो इसका ज़्यादा वैल्यू भी ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हिमालयन जो बनाता है उसका ब्रांड का चार्जेस वो ले लेता है, ये है। तो ये कुछ पॉइंट है जो थोड़ा दिन बाद आपको पता चलेगा। और थोड़ा दिन बाद क्या, 3 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक जो भी रिव्यूअर हैं वो सब ये सब चीज़ें को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाइप है कि उसके बारे में अगर कुछ ख़राब बोल दिया तो यूज़र, उसके जो हिमालयन के फ़ैन है उन लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा कि वो आप जो भी रिव्यूअर को देखो वो सब अच्छा अच्छा बोल देंगे, खाली इक्का दुक्का छोड़ के।
और चीज़ जो है बाकी सब बस मुझे जितना याद है यूट्यूबर में से एक बस वो ना ब्लू पटनायक जो है उड़ीसा से वही चीज़ बताए हैं। वो प्रॉब्लम ये था कि अगर आप देखिए 400 सीसी का बाइक 400-500 सीसी का बाइक उसका एवरेज स्पीड रहना चाहिए। अगर हाईवे में आप जाते हो 90 100 इसके आसपास रहना चाहिए, 110 120 तक भी। मैं 100 से नीचे ही चलाता हूँ, कई लोग 100 से थोड़ा सा ऊपर चलाते हैं 110, ठीक है, मतलब 90 से लेके 120 तक का। लेकिन हिमालय में होता क्या है, साला उसी जगह में वो वाइब्रेशन उसी स्पीड में अगर आप जाते हो 90 से लेके 120 तक का उसी जगह पे उसी स्पीड पे वाइब्रेशन है। आपको फुट पैक में वाइब्रेशन पता चलेगा, टैंक पे वाइब्रेशन पता चलेगा, और हैंडल में भी आपका हैंड तक भी आता है। तो ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि आप जब भी हाईवे राइड में जाओगे यही स्पीड रखोगे, आप 90 से लेके 110 115 तक रखोगे, और 130 में आप जाओगे उसी जगह में तो फिर स्मूथ हो जाता है। तो होता क्या है कि मेरे को जितना लग रहा है जो फ्रीक्वेंसी जो है इंजन का जो फ्रीक्वेंसी है और बॉडी जो का मानक का जो बॉडी रहता है उसका जो फ्रीक्वेंसी एक रहता है, सभी का फ्रीक्वेंसी रहता है, तो वो दोनों मैचअप हो जाता है 90 से लेके 120 तक का। तो होता क्या है कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ होकर आपको वो पता चलता है वो वाइब्रेशन से। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी कोई बताया नहीं है, इसमें भी कोई कुछ ज़्यादा बातें नहीं किया गया है। लेकिन आप चला के देखिए 90 से लेके 120 तक के अंदर में ज़्यादा वाइब्रेशन रहता है, उसके ऊपर नहीं। और ये फिर मॉडल से मॉडल मतलब अलग अलग बाइक अगर यूज़ करो तो अलग अलग स्पीड में पता चलेगा। कोई गाड़ी 100 में जितना वाइब्रेट करता है वो 90 में वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा, दूसरा वाला बाइक 90 से चालू हो जाता है, या तीसरा बाइक जो होगा वो 105 में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसका और 120 तक होता है, लेकिन उसी के आसपास वो वाइब्रेशन रहता ही रहता है। और हिमालयन का देखिए पूरा बैच एक जैसा सेम नहीं रहता है। आप किसी KTM का लो या फिर ट्रम्प का ही लो, ट्रम्प अगर 80-90 में वाइब्रेट होता है तो वो सारे बाइक 80-90 में वाइब्रेट होगा। लेकिन हिमालय में होता क्या है, कोई 90 में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो कोई 105 में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास जो आया वो सही आया कि नहीं आया पता नहीं चला, और ये वाइब्रेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाएगा जितना मतलब जितना आप डिले करोगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन इंजन का वाइब्रेशन है, बॉडी पैनल या बॉडी पैनल का वाइब्रेशन नहीं है। इंजन का जो एक फ्रीक्वेंसी रहता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप हो जाता है बॉडी पैनल या फिर जो उसका चेसिस रहता है उसका फ्रीक्वेंसी वो सब मैचअप हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो अपने आप ओवरलैप होके इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, ये चीज़ें आपको जानना चाहिए इसलिए मैं बता दिया। लेकिन जब मैं चलाया तो मुझे पता चला कि KTM का जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसर लगाया गया है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप थ्रॉटल में घुमाओगे कि आपको फ़र्क पता चल जाएगा, डिले नहीं रहता, वो थ्रॉटल का रिएक्शन जो रहता है वो डिले नहीं रहता। लेकिन हिमालयन में जो थ्रॉटल आप घुमाओगे उसके बाद डिले रहता है, पता लगता है कि आप थ्रॉटल ज़्यादा घुमा लिया लेकिन आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, ये चीज़ें हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम गया हूँ, छोटा सा ट्रेल जाता है
फर्स्ट पॉइंट तो यही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि पहला हिमालयन के कुछ एडवांटेज के बारे में बात किए थे, आज अगर कंपेयर करें 390 के साथ, 390 एडवेंचर के साथ, तो KTM आज भी उससे सुपीरियर ही है और सोफिस्टिकेटेड भी है। और कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला ही हूँ क्यों ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बाइक है और ज़्यादा बेटर टेक्निक। तो ये पावर और लाइटनेस ये तो है ही KTM के साथ, लेकिन बाकी और कुछ चीज़ें भी हैं जो बाकी सब नहीं बता रहे हैं। हाउ इट वर्क ट्रेल बाइक में आप कैसा यूज़ कर। तो मेरे एडवाइस अगर चाहते हो तो बेस्ट वे है आप एडवेंचर एक्स लीजिए, ठीक है, जो सबसे लोअर वेरिएंट है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसका रीज़न ये है कि जो ओपन कार्ट्रिज है मेरे वाले में, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट और जो स्पोक व्हील वेरिएंट है वो है ओपन कार्ट्रिज। ये एडवेंचर एक्स में जो है वो चीज़ लगाया नहीं गया, तो उसका सस्पेंशन आगे का ऑलरेडी सॉफ्ट है और वहाँ पर यूज़ किया गया है MRF का टायर, तो वो भी ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड है। तो ये दो चीज़ें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। आप एडवेंचर एक्स लीजिए जो कि 30,000 या 40,000 ही ज़्यादा है। 390 ड्यूक, अभी जो लेटेस्ट 390 ड्यूक है उससे भी कम पड़ता है एडवेंचर एक्स, उसको लीजिए। और उसमें बस 7,500 रुपये का पीछे का जो स्पोक व्हील वेरिएंट है ना, उसका रेयर सस्पेंशन मंगवा लीजिए, ठीक है। और उसको आप 600-700 रुपये में लगा सकते हो वहाँ पर, तो आपका गाड़ी एकदम टॉप क्लास गाड़ी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सस्पेंशन आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरिएंट का जो है पीछे का वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप एडजस्टेबल लगा लिए 7,000 खर्चा करके, ठीक है। तो आपको फर्स्ट हिमालयन जैसा आपको सॉफ्ट एंड प्लस राइडिंग मिलेगा, जो कि कंफर्टेबल राइडिंग मिलेगा। और उसके बाद आपको बाकी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो राइड बाय वायर जितना सोफिस्टिकेटेड है KTM का, ये सब चीज़ें और जो क्वालिटी है ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा, और वो भी कम दाम में, आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे एडवाइस में तो यही है कि एडवेंचर एक्स लो, उसमें जस्ट आप एक एडजस्टेबल रेयर सस्पेंशन लगा लीजिए, बस हो गया, यही बेस्ट होगा। हिमालयन में ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो इनपुट जा रहा है, जैसे पहले हम मोड़ देंगे उसके बाद कुछ मिली सेकेंड के बाद वो रिएक्ट करता है बाइक। बट KTM का इंस्टेंट है, ये चीज़ है KTM में ज़्यादा बेटर। आप एडवेंचर एक्स भी लोगे उसमें भी ज़्यादा बेटर मिलेगा हिमालयन के राइड बाय वायर से। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि राइड बाय वायर जो है वो KTM का फार बेटर है।